चलो दोस्तों, आज से हम शुरुआत करने वाले हैं छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन इतिहास की। मध्यकालीन इतिहास का समय तकरीबन 1000 ईस्वी के आसपास से शुरुआत मानी जाती है इसकी छत्तीसगढ़ के कॉन्टेक्स्ट में। पिछले वीडियो में मैंने आपको छत्तीसगढ़ के मैप के थ्रू यह बताया हुआ था कि कौन सा राजवंश जो छत्तीसगढ़ के मध्यकालीन इतिहास से संबंधित है, मतलब जिसका समय जो है, कालखंड जो है 1000 ईस्वी के आसपास से शुरुआत हो रहा है, वह किस क्षेत्र में शासन करेगा। तो उसे देख लीजिएगा, एक आइडिया आपको हो जाएगा कि छत्तीसगढ़ के कौन से क्षेत्र में कौन सा राजवंश जो मध्यकालीन छत्तीसगढ़ के इतिहास से संबंधित है वो शासन कर रहा है, किस क्षेत्र में। ठीक है, तो आज हम बेसिकली दो राजवंश के बारे में देखने वाले हैं जो मध्यकालीन छत्तीसगढ़ के इतिहास से संबंधित है। एक है नागवंश की एक शाखा जिसे फणी नागवंश कहा जाता है, जो कवर्धा में शासन करेंगे, और एक सोमवंश। अब इसके पहले भी हमने सोमवंश शासक देखे हुए हैं, सोमवंश देखा हुआ है जो प्राचीन इतिहास से संबंधित था, लेकिन अब जो हम सोमवंश देखेंगे वो कांकेर के सोमवंश होंगे जो मध्यकालीन इतिहास से संबंधित है। ठीक है, तो चलिए आज इन दो राजवंशों को पूरा करते हैं। अब एक और चीज़ समझ लीजिए, जो नागवंश है छत्तीसगढ़ में दो शाखा पाई जाएगी। एक शाखा फणी नागवंश की होगी जो कवर्धा में शासन करेंगे, कवर्धा वाले क्षेत्र में, और एक नागवंश छिंदक नागवंश कहलाएंगे जो बस्तर क्षेत्र में शासन करेंगे। ठीक है, तो आज हम क्या देखेंगे, पहले हम देखेंगे फणी नागवंश। क्षेत्र कौन सा होने वाला है, कवर्धा। तो कवर्धा के फणी नागवंश इस तरीके से आप ध्यान में रखिएगा, मैप में भी मैंने बताया रखा है। इनका कालखंड देखिए आप, 11वीं से 14वीं शताब्दी ईस्वी में आसपास इनका शासन है। ठीक है, 11वीं से 14वीं शताब्दी ईस्वी के मध्य इनका शासन है। कौन से क्षेत्र में, कवर्धा वाले क्षेत्र में। ठीक, फणी नागवंश, कवर्धा वाले नागवंश जो है फणी नागवंश कहलाएंगे। बस्तर वाले जो नागवंश होंगे वो छिंदक नागवंश कहलाएंगे। क्लियर है। ठीक, अब राजधानी होने वाली कवर्धा। ठीक है, अब इस संबंध में या जितने भी शासक है या शासक की जो वंशावली है उनकी जानकारी जो है, इस वंश की जो जानकारी है वो पता चलती है हमको मड़वा महल शिलालेख से। ठीक है, आगे आने वाले एक राजा हैं इस वंश के जिन्होंने मड़वा महल का निर्माण करवाया था, और इसी मड़वा महल से एक शिलालेख प्राप्त हुआ है, रॉक एडिक्ट प्राप्त हुआ है, जिसे मड़वा महल शिलालेख कहा जाता है। तकरीबन 1349 ईस्वी में कब माना जाता है ये शिलालेख। ठीक है, तो इस मड़वा महल शिलालेख से इस वंश के सभी शासकों की, राजाओं की जानकारी मिलती है, वंशावली का पता चलता है या इस वंश के बारे में पता चलता है। ठीक है, अब शासक की बात कर लेते हैं। तो शासक के तौर पे पहले या संस्थापक आपको ध्यान में रखना है इस वंश के, वो है अहिराज। ठीक है, तो एक तरीके से फणी नागवंश के संस्थापक या पहले राजा अहिराज के रूप में आपको ध्यान में रखना है नाम, संस्थापक है ये फणी नागवंश के। ठीक, पहले राजा। अब देखिए इसमें तकरीबन 24-25 राजा मिलने वाले हैं इस वंश के अंतर्गत, पूरी वंशावली उस शिलालेख में है। ठीक है, तो देखते चलते हैं। कुछ 3-4 राजा ही महत्वपूर्ण है, लेकिन बीच में आने वाले मध्यवर्ती राजा का नाम भी हमको पता होना चाहिए। क्यों, मैं आपको बताऊंगा। तो पहले राजा हो गए यहाँ पर। अब अगले राजा के रूप में हमको नाम ध्यान रखना है, वो है गोपाल देव, जो 6वें राजा होंगे। ठीक है, अहिराज जो हो गए पहले राजा। अब 6वें राजा का नाम हमको ध्यान में रखना है, कुछ विशेष बातें हमको ध्यान में रखनी है किसके संबंध में, गोपाल देव, जो इस वंश के 6वें राजा के रूप में वर्णित हैं उस शिलालेख में। ठीक है, अब इस गोपाल देव ने क्या किया था, भोरम देव मंदिर का निर्माण करवाया था। ये ध्यान रखेंगे, काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इस तरीके से आपको अब मध्यकालीन इतिहास, जो एक तरीके से मुझे कहना चाहिए प्राचीन इतिहास से ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि ज़्यादातर प्रश्न प्राचीन छत्तीसगढ़ के इतिहास से किसमें मध्यकालीन इतिहास में प्रश्न ज़्यादा पूछ लिए जाते हैं परीक्षा में। ठीक है, तो मध्यकालीन इतिहास में इसी तरीके से प्रश्न हमको करने होंगे। ध्यान देना पड़ेगा कि कौन से शासक ने क्या महत्वपूर्ण कार्य करवाया था, कौन से स्थापत्य कला का विकास किया था या बनवाया था, कौन से मंदिर का निर्माण करवाया था, या कोई ऐसी कोई व्यवस्था अगर लाई होगी किसी शासक के द्वारा तो उसको भी हमको विशेष ध्यान देना पड़ेगा। तो फिर से मैं क्या कह रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ का मध्यकालीन इतिहास प्राचीन इतिहास से ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ज़्यादा प्रश्न मध्यकालीन इतिहास से पूछे जाते हैं छत्तीसगढ़ के इतिहास के संबंध में। ठीक है, तो गोपाल देव हो गए 6वें राजा के रूप में। भोरम देव मंदिर का निर्माण करवाया था इन्होंने तकरीबन 1089 ईस्वी में। ठीक है,
1089 एडी में इन्होंने भोरमदेव मंदिर का निर्माण करवाया था। गांव का नाम यहाँ देखेंगे चौराग्राम। अभी कवर्धा तो है, लेकिन गांव का नाम स्पेसिफाई अगर करें तो चौराग्राम कवर्धा के अंतर्गत एक ग्राम है, गांव है, जिसमें भोरमदेव मंदिर का निर्माण करवाया गया है। ठीक है, और ये जो भोरमदेव है एक तरीके से आदिवासी देवता है। ठीक है, तो इनका मतलब निर्माण करवाया गया है। ठीक है, अब आगे हम बढ़ते हैं गोपाल देव के ही बारे में। और अगली बात हमको ध्यान में रखनी है कि खजुराहो के मंदिर से प्रेरित है ये भोरमदेव मंदिर। खजुराहो का जो मंदिर है मध्य प्रदेश में, वो जिस शैली में बना है वो चंदेल वंशी शासकों द्वारा बनाया गया था। कौन? खजुराहो का मंदिर। तो खजुराहो का मंदिर जो है, खजुराहो मंदिर जो है मध्य प्रदेश का, उसी शैली में, ठीक है, या उसी पर आधारित यह भोरमदेव मंदिर बनवाया गया था। तो खजुराहो के मंदिर से प्रेरित है ये भोरमदेव मंदिर। चंदेल शैली क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि खजुराहो मंदिर जो है वो चंदेल वंशी शासकों द्वारा बनाया गया था मध्य प्रदेश के अंतर्गत, तो इसे ही चंदेल शैली कर रहे हैं। और चंदेल शैली उस राजवंश के नाम पे रखा गया, लेकिन ये चंदेल वंशी जो शासक थे जिन्होंने खजुराहो मंदिर बनवाया था, वो बेसिकली किस शैली को फॉलो करके बनाया था? वो बनाया था नागर शैली को फॉलो करके। और नागर शैली की विशेषता भी मैंने बताया रखा है कि लाल ईंटों से बनेंगे, इस तरीके से आपको मैंने बताया है। ठीक है, तो चंदेल शैली या नागर शैली में निर्मित होने के कारण इसे छत्तीसगढ़ का क्या कहा जाता है? खजुराहो। ठीक है, क्योंकि छत्तीसगढ़ का जो भोरमदेव मंदिर है वो खजुराहो मंदिर के पर आधारित है, एक तरीके से उसे देखकर बनाया गया है, नागर शैली में बनाया गया है। इस कारण खजुराहो के मंदिर से प्रेरित होने के कारण भोरमदेव मंदिर को छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जा रहा है। ठीक है, चलिए अगली बातें ध्यान में रखना है गोपाल देव के संबंध में। जाजल्य देव प्रथम, अब ये जाजल्य देव या जाज्वल्य देव जो है ये कलचुरी शासक आने वाले हैं जब हम पढ़ेंगे अगली क्लास में। तो ये जाजल्य देव प्रथम के काल में ये जो गोपाल देव थे उसके अधीन शासन करते थे। गोपाल देव जो है जाजल्य देव प्रथम जो कलचुरी शासक है, इस जाजल्य देव वन के प्रथम के अधीन शासन करते थे। कौन? गोपाल देव। ठीक है, तो इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी गोपाल देव के संबंध में। भोरमदेव मंदिर सबसे महत्वपूर्ण है। किससे प्रेरित होकर बनाया गया? खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश जो चंदेल शैली या नागर शैली में बना है, इस कारण इसे छत्तीसगढ़ का खजुराहो कहा जाता है। इतनी बातें। और साथ ही साथ जाजल्य देव प्रथम का समकालीन है कौन? गोपाल देव। और जाजल्य देव प्रथम के ही अंतर्गत या अधीन रहकर शासन कर रहे हैं कौन? गोपाल देव। ठीक है, तो एक तरीके से इससे हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं। कंक्लूजन क्या? इतिहासकारों ने भी यही बोला है कि जो फणी नागवंश थे वो कलचुरी शासक या कलचुरी वंश के अधीन रहकर शासन करते थे। ठीक है, आखिरी में ये पॉइंट मैंने लिखा भी है। संभवतः इस वंश के शासक कलचुरियों के क्या थे? मांडलिक मतलब उनके अधीन रहकर शासन करने वाले। एकदम क्लियर। अगले शासक के तौर पे आपको ध्यान में रखना है लक्ष्मण देव। अब लक्ष्मण देव के बारे में कोई विशेष बात पता नहीं चलती, लेकिन आप ध्यान रखें 23वें राजा के रूप में वर्णित है ये। और लक्ष्मण देव के बारे में ऐसा पता चलता है कि रामचंद्र देव जो है ये फेमस है। ठीक है, जो 24वें राजा होंगे इस वंश के। अब इन दोनों की जानकारी, मतलब लक्ष्मण देव और रामचंद्र देव दोनों की जानकारी छपरी के प्रतिमा लेख में प्राप्त होती है। छपरी एक गांव का नाम है कवर्धा में ही, तो उसमें एक प्रतिमा लेख प्राप्त हुआ है। एक प्रतिमा उसमें लेख है, तो उसे प्रतिमा लेख कहा जा रहा है। तो इस प्रतिमा लेख में इन दोनों शासकों की जानकारी मिलती है। और उसमें ऐसा बताया गया है जो शासक होंगे रामचंद्र देव, उनके पिताजी होंगे लक्ष्मण देव, या कहना चाहिए लक्ष्मण देव के पुत्र कौन होंगे? रामचंद्र देव। तो ये इस तरीके से बताया गया है छपरी के प्रतिमा लेख में, ये वर्णित है। 23वें राजा 24वें राजा, तो ये महत्वपूर्ण होने वाले कौन? रामचंद्र देव। इनके संबंध में कुछ बातें हमको ध्यान में रखनी है, और वो ये है कि जहाँ पर भोरमदेव मंदिर बना हुआ है, मतलब कवर्धा में ही, कवर्धा से 16 किलोमीटर तकरीबन दूर है, वहाँ पर शिव मंदिर का निर्माण करवाया था इन्होंने, और कुछ गांव को दान में दिया था। जैसे ऐसा कुछ होता था कि कुछ चीज़ निर्माण करवाया, मंदिर का निर्माण करवाया, तो शासकों द्वारा क्या किया जाता था? गांव को दान में दे दिया जाता था। तो इन्होंने शिव मंदिर का निर्माण करवाया, किसने? रामचंद्र देव ने। और साथ ही साथ बहुत सारे गांव जो है वो दान में दे दिए। ठीक है, 1349 ईस्वी 1349 एडी में मड़वा महल का निर्माण करवाया रामचंद्र देव ने। जैसे कि मैंने आपको बताया था, देखिए एक अभिलेख या शिलालेख प्राप्त हुआ है मड़वा महल से।
1349 में। तो यही 1349 किसका समय है? 1349 समय है रामचंद्र देव का। क्लियर है? तो 1349 में मड़वा महल का निर्माण करवाया और उसी समय यह शिलालेख बनवा दिया उन्होंने, जिसमें सारी जानकारी मिल रही है इस वंश की। और इस मड़वा महल को दूल्हा देव के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, का निर्माण करवाया था। और ये जो मड़वा महल है जिसे दूल्हा देव कह रहे हैं, एक तरीके से विवाह मंडप था। मतलब जो रामचंद्र देव ने विवाह किया उसके लिए एक मंडप के तौर पे निर्माण करवाया था मड़वा महल का, उसी में विवाह किया इन्होंने मड़वा महल में, ठीक है। दूल्हा देव कहा जा रहा है इसे। क्लियर है? अब ये जो रामचंद्र देव हैं, इनका विवाह हुआ था किसमें? मड़वा महल में विवाह मंडप था। तो किससे विवाह किया था? तो रामचंद्र देव ने कलचुरी राजकुमारी अंबिका देवी से विवाह किया था इसी मड़वा महल में, ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। रामचंद्र देव ने कलचुरी राजकुमारी अंबिका देवी से विवाह किया था इसी मड़वा महल में। और कई बार ये भी कहा जाता है, कुछ बुक में पढ़ने को मिलता है कि ये जो मड़वा महल का गर्भगृह जो है, ये मड़वा महल का गर्भगृह जो है उसी में शिवलिंग है, उसी में ये शिव मंदिर है, उसी को शिव मंदिर कहा जा रहा है, या उसी में शिवलिंग है, ऐसा कुछ बुक में लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखेंगे किसके संबंध में? रामचंद्र देव के बारे में, जो 24वें राजा होने वाले हैं। अब बीच के राजा का नाम भी हमको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि एक मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारे एग्जाम में, मतलब CGPSC के बहुत सारे एग्जाम में शासकों से प्रश्न पूछा गया डायरेक्ट कि यह शासक जो है किस राजवंश से संबंधित है। कई बार मैच द कॉलम के रूप में पूछ देता है, कई बार डायरेक्ट ऑप्शन दे के पूछ देता है, ठीक है, कि निम्नलिखित राजवंश, मतलब दिए हुए राजवंश में निम्नलिखित कौन से शासक हैं या नहीं है। 1 2 3 1 2 1 2 3 4, मतलब इस तरीके से प्रश्न पूछा जाता है। ABCD ऑप्शन होगा, 3 ऑप्शन रहेंगे या 4 ऑप्शन रहेंगे आपके शासक के तौर पे नाम को देकर, तो उसमें पूछेगा निम्नलिखित, मतलब इस राजवंश से निम्नलिखित में से कौन से शासक हैं, संबंधित हैं। तो फिर आपको पहचानना रहेगा कि कौन से शासक जो हैं वो इस राजवंश जो दिया होगा प्रश्न में वो संबंध रखते हैं। तो इस तरीके से किसी भी राजवंश से हमको अब बहुत ही अच्छे से शासक का नाम भी ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है। चाहे कितने भी राजा, अभी देखेंगे आप कलचुरी देखेंगे, कलचुरी राजवंश जो रायपुर और रतनपुर की शाखा होगी। फिर आप देखेंगे काकतीय वंश, काफ़ी बड़ा राजवंश है और बहुत सारे शासक आने वाले हैं, सबका नाम आपको ध्यान में रखना पड़ेगा क्योंकि प्रश्न पूछे गए हैं, कुछ नहीं कर सकते, रटना पड़ेगा दोस्तों, ठीक है। और इसमें कुछ लॉजिक भी नहीं है जिसमें लॉजिक लगा के हम याद कर लें। अल्टीमेटली क्या करना पड़ेगा, कोई भी ट्रिक बना लीजिए या बार बार पढ़ लीजिए, बार बार पढ़ लीजिए, किसी भी तरीके से याद करना ही है। आगे बढ़ते हैं। तो मध्यवर्ती राजा, अब मध्यवर्ती राजा किसके बारे में बात कर रहे हैं? अहिराज और रामचंद्र के बीच में आने वाले जो मध्यवर्ती राजा है उनकी बात करेंगे। तो देखिए, अहिराज जो संस्थापक थे उसके बाद आने वाले दूसरे शासक राजल्ल, ठीक है, दूसरे शासक राजल्ल, अगले धरणीधर, अगले महील देव, अगले सर्ववदन, फिर गोपाल देव। देखिए 6वें राजा है कि नहीं? पहले कौन? अहिराज, दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6वें गोपाल देव, ठीक है। फिर नलदेव, भुवनपाल, कीर्तिपाल, जयपाल, महीपाल, विषयपाल, जनपाल, यशोराज, कन्हड़, लक्ष्मी, खड्गदेव, भुवन नेकमल, ठीक है, भुवने कमल है, मतलब ये इसको ऐसे बोलेंगे क्या? भुवने कमल, ठीक। अर्जुन और भीम भोज, इतने सारे शासक हैं किसके मध्य? अहिराज और लक्ष्मण देव के मध्य कहना चाहिए। अब उसके बाद जो डायरेक्ट हमको जो शासक की या राजा की जानकारी मिलती किसके बाद? भीम भोज के बाद। तो भीम भोज के बाद हमको जानकारी मिलती है लक्ष्मण देव की, जो किसके पिता हैं? रामचंद्र देव के पिता हैं। 1 2 2 राजा का नाम वहाँ पर मिसिंग हो रहा है क्योंकि आप जब काउंट करेंगे तो क्या है, वो 23वें राजा के रूप में इसमें नहीं मिलेंगे, तो 2 राजा का नाम उसमें नहीं है। जितने राजा का मध्यवर्ती राजा का नाम दिया गया है वो मैंने पूरा आपको बता दिया है, ठीक है। तो इस तरीके से आप ध्यान रखेंगे। भीम भोज के बाद पता चलता है किसके बारे में? लक्ष्मण देव के बारे में, फिर रामचंद्र देव के बारे में, 23वें 24वें। क्लियर है? काउंट करेंगे तो 2 राजा कम मिलेंगे, ऐसा मैंने आपको बताया है। तो 2 राजा का नाम नहीं दिया हुआ है, ठीक। भीम भोज के बाद डायरेक्ट पता चलता है लक्ष्मण देव के बारे में। क्लियर है? तो इतने शासक का नाम आपको अतिरिक्त रूप से ध्यान में रखना पड़ेगा जो किससे संबंधित है? फणी नागवंश से संबंधित है, ठीक। और अंतिम शासक, ये महत्वपूर्ण है। फिर क्यों महत्वपूर्ण है देखिएगा। ये जो अंतिम शासक है कौन? मोनिंग देव, फणी नागवंश के हैं। इस फणी नागवंश के अंतिम शासक
मोनिंग देव को रायपुर कलचुरी शासक ब्रह्मदेव के द्वारा पराजित किया गया था। ठीक है, तकरीबन 1400 ईस्वी के आसपास में। खैर वो देखेंगे पूरा जब हम रायपुर के कलचुरी पढ़ेंगे, ब्रह्मदेव के बारे में पढ़ेंगे तो फिर से आने वाला है। तो फणी नागवंश के अंतिम शासक मोनिंग देव को रायपुर के कलचुरी शाखा के शासक ब्रह्मदेव ने पराजित किया था। ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और जैसे कि ये लाइन मैंने आपको बता ही दिया कि संभवतः इस वंश के शासक जो है कलचुरियों के अधीन रहकर शासन करते थे या उनके मांडलिक थे। क्लियर है? तो ये हो गया आपका कवर्धा के फणी नाग वंश। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब कहीं कहीं पर एक और चीज़ है, जैसे कि मड़वा महल है, उसके प्रथम गेट को हाथी गेट कहा जाता है। इस तरीके से कुछ जानकारियां हैं जो ऑथेंटिक बुक में नहीं मिलती है, इस कारण मैंने आपको नहीं बताया है। जैसे कि मैंने आपको वादा किया था कि जो भी सोर्स है, जो भी होगा वो मैं ऑथेंटिक सोर्स से बताने वाला हूँ आपको। ठीक है, आगे बात करते हैं। चलिए, ये हो गया आपका फणी नागवंश। आगे बात करते हैं कांकेर के सोमवंश। अब इसके पहले हमने क्या देखा था? मुख्य रूप से सिरपुर के पांडुवंश हमने देखा था, मैकल के सोमवंश देखा था, और सिरपुर के पांडुवंश को सोमवंश भी कहा जा रहा था। तो इसके पहले 2 बार हम सोमवंश देख चुके हैं, लेकिन मध्यकालीन छत्तीसगढ़ से अब पहली बार हम सोमवंश देखने वाले हैं जो कांकेर के अंदर शासन करने वाले हैं। ठीक है, क्लियर है? अब एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि इस राजवंश की स्थापना कैसे हुई। तो देखिए, इस समय बेसिकली छत्तीसगढ़ में मुख्य रूप से कलचुरी वंश शासन कर रहा था, और बस्तर वाले क्षेत्र में कौन वो आगे आने वाले कौन से काकतीय वंश शासन कर रहे थे। तो कलचुरी शासक पृथ्वी देव द्वितीय के सामंत थे या सेनापति थे जयपाल। उन्होंने ये कांकेर वाला क्षेत्र जो है विजित कर लिया था, और इस क्षेत्र में कलचुरी संवत का प्रयोग शुरू हुआ इसी समय से, क्योंकि कलचुरी के सेनापति के द्वारा विजित हो गया था वो क्षेत्र कांकेर वाला। तो अब जो भी संवत चलेगा, जो भी कैलेंडर फॉलो होगा, वो किसका होगा? कलचुरी कैलेंडर, कलचुरी संवत। ठीक है, ठीक। तो इसके बाद से ही ये सोमवंश आया है कांकेर का। ठीक है ना? तो कांकेर के सोमवंश का समय जो होगा 1130 से 1320 ईस्वी के मध्य शासनकाल होगा। और यहाँ पर इसी कारण मैंने लिखा है कि इसके शासक के द्वारा कलचुरी संवत का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि यह क्षेत्र मुख्य रूप से किसके द्वारा सबसे पहले जीता गया था? कांकेर वाला कलचुरी शासक पृथ्वी देव द्वितीय के सेनापति जयपाल के द्वारा जीता गया था। इस कारण ये कलचुरी संवत का प्रयोग किया जा रहा है अब आने वाले इस क्षेत्र में शासकों द्वारा। ठीक है, तो अब इसके बाद कौन से शासक आ रहे हैं? कांकेर के सोमवंश आ रहे हैं इस क्षेत्र में। जानकारी कहाँ से मिल रही है? जैसे कि मैंने आपको बताया, कलचुरी शासक पृथ्वी देव द्वितीय के राजिम शिलालेख से, राजिम में बहुत सारे शिलालेख प्राप्त हुए हैं। तो एक शिलालेख कलचुरी शासक के बारे में, पृथ्वी देव द्वितीय के बारे में बता रहा है, और उससे भी जानकारी मिल रही है कांकेर के सोमवंश के बारे में। क्लियर? शासन क्षेत्र जैसे कि मैंने बताया कांकेर होने वाला है, और कांकेर को उस समय क्या कहा जाता था? ये महत्वपूर्ण है, काकरय। कांकेर का पुराना नाम याद रखेंगे, काकरय क्षेत्र, जो आज का कांकेर है। ठीक, चलिए शासक करते हैं। और शासक का बता दिया मैंने क्या? कलचुरी संवत का प्रयोग करेंगे। चलिए शासक करते हैं। पहले शासक सिंहराज, संस्थापक है ये, संस्थापक। ठीक, कांकेर के सोमवंश के संस्थापक सिंहराज आपको ध्यान में रखना है। देखिए, प्रश्न शासकों से तो पूछ सकता है कहीं से भी कि इस वंश के राजा, मतलब इस वंश जो है, कोई भी वंश का नाम दे देगा और कौन कौन से राजा संबंधित है इस राजवंश से, ऐसा पूछ सकता है 3-4 ऑप्शन देके। दूसरी बात यह है कि अधिकतर प्रश्न संस्थापक से भी पूछे जाते हैं कि कौन से राजवंश का संस्थापक कौन सा शासक है, यहाँ से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तो अच्छा खासा जोड़ दीजिएगा संस्थापक पे खासकर। सिंहराज संस्थापक, ठीक है, कांकेर के सोमवंश के। अगले शासक के रूप में आपको ध्यान रखना है वाघराज। क्या? वाघराज या व्याघ्रराज। अब इसके पहले भी व्याघ्रराज हमको देखने को मिले हैं छत्तीसगढ़ के प्राचीन इतिहास से संबंधित, लेकिन ये व्याघ्रराज अलग है जो कांकेर के सोमवंश से संबंधित है। व्याघ्रराज या मुख्य रूप से क्या दिया हो? वाघराज। ठीक है, अगले शासक के तौर पे ध्यान में रखना है वोपदेव। सिंहराज के पुत्र वाघराज, वाघराज के पुत्र वोपदेव, ये सब पिता पुत्र हैं, पिता पुत्र। ठीक, अब वोपदेव के बाद 3 शाखा हो जाती है। एक जो पुत्र होंगे वोपदेव के वो होंगे कर्णराज,
और इस कर्णराज की जानकारी मिलती है सिहावा अभिलेख से, यह महत्वपूर्ण है। वोपदेव के 3 पुत्र, पहले पुत्र कर्णराज, सिहावा अभिलेख से जानकारी मिलती है। वोपदेव के द्वितीय पुत्र सोमराज, और सोमराज के फिर पुत्र पंपराज। ठीक है, देखिए वोपदेव के 3 पुत्र हो जाएंगे। वोपदेव के एक पुत्र कर्णराज, सिहावा अभिलेख से जानकारी। वोपदेव के द्वितीय पुत्र सोमराज, और सोमराज के पुत्र हो गए पंपराज। ठीक है, और इस पंपराज की जानकारी कांकेर के तहनका पारा नामक क्षेत्र के से मिलने वाले ताम्रपत्र से मिलती है। ठीक है, ये पंपराज की जानकारी कहाँ से मिल रही है? कांकेर के तहनका पारा वाले क्षेत्र में मिलने वाले ताम्रपत्र से। तो क्या कह रहे हैं इसको? तहनका पारा ताम्रपत्र से। और इस तहनका पारा ताम्रपत्र में ये बताया गया कि जो शासक पंपराज है उनके पिता कौन है? सोमराज। और सोमराज किसके पुत्र हैं? वोपदेव के। तो पंपराज के पिता सोमराज और सोमराज के पिता कौन? वोपदेव। इन तीनों की जानकारी मिल रही है तहनका पारा ताम्रपत्र से। ठीक है, और सिहावा अभिलेख से क्या कहा जा रहा है कि कर्णराज के पिता कौन है? वोपदेव। तो ये अलग अलग मतलब तीनों भाई भाई हैं, लेकिन फिर भी अपने जो अभिलेख हैं उसमें सिर्फ अपने पिता के बारे में कह रही है, अपने भाइयों के बारे में कुछ नहीं कह रहे। क्लियर है? लेकिन पंपराज के द्वारा सोमराज मतलब अपने पिताजी और अपने दादाजी का वर्णन किया गया है। क्लियर है? वोपदेव के तीसरे पुत्र कृष्णराज, आपको ध्यान में रखना है। फिर कृष्णराज के पुत्र होंगे कौन? कृष्णराज के पुत्र होंगे कौन? जैतराज। जैतराज के पुत्र होंगे कौन? सोमचंद्र। सोमचंद्र के पुत्र कौन होंगे? भानुदेव। और इस इतनी सब की जानकारी कहाँ से मिलती है? भानुदेव के कांकेर शिलालेख से। भानुदेव के कांकेर शिलालेख में भानुदेव, उनके पिता सोमचंद्र, सोमचंद्र के पिता जैतराज और जैतराज के पिता कृष्णराज की जानकारी मिलती है भानुदेव के कांकेर शिलालेख में। क्लियर है? तो ये पूरी ब्रांच है। एक बार मैं फिर से ध्यान से सुनिएगा। सिंहराज संस्थापक, उसके पुत्र वाघराज, वाघराज के पुत्र वोपदेव, वोपदेव के 3 पुत्र होने वाले हैं। पहले पुत्र कर्णराज, दूसरे पुत्र सोमराज, सोमराज के पुत्र हो गए पंपराज। वोपदेव के तीसरे पुत्र कृष्णराज, कृष्णराज के पुत्र जैतराज, जैतराज के पुत्र सोमचंद्र, सोमचंद्र के पुत्र आखिरी भानुदेव। ठीक है, और इसी भानुदेव के कांकेर शिलालेख में इन सब की जानकारी मिल रही है, जो तीसरी ब्रांच है कृष्णराज तक। ठीक है, और इस वंश के कुल 5 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, ये अब ध्यान में रखिएगा। तो ये हो गया आपका कांकेर का सोमवंश पूरा। तो आज हमने 2 राजवंश देखा, एक नागवंश जो फणी नागवंश कहलाते हैं कवर्धा क्षेत्र वाले, और एक कांकेर के सोमवंश। ठीक है, तो चलिए अगले वीडियो से हम पहले बात करेंगे छिंदक नागवंश की, और छिंदक नागवंश बस्तर के जो होने वाले हैं उसके पूरा होने के बाद हम शुरुआत करेंगे बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, जितना भी इम्पोर्टेंट कहना चाहिए कम होगा, कलचुरी राजवंश के बारे में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए फिर मिलते हैं। बने रहिएगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों। बताइए लोगों को जो इस स्थिति में जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं या वैसे भी कोचिंग चल नहीं रही है, तो घर बैठे पढ़ने के लिए हम आपको निरंतर कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसके लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, अपने दोस्तों को इस बारे में, हमारे बारे में बताना है। और इस तरीके से जब आप लाइक करते हैं, कमेंट करते हैं, तो हमें भी प्रेरणा मिलती है और अच्छा करने के लिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।